4 नवंबर 1914 का दिन था जब ब्रिटेन का एंडोरेंस जहाज 28 लोगों का क्रू लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज के कमांडर थे एक महान एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शेकल्टन। उनका मकसद था कुछ ऐसा करना जो इतिहास ने कभी नहीं देखा, पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करना। हां दोस्तों, सही सुना आपने। वे इस बर्फीले कॉन्टिनेंट को -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बर्फीले तूफानों के बीच ऊपर से नीचे तक पैदल पार करना चाहते थे। उनका प्लान था वेडल सी से उतरकर वहां से पैदल ट्रैक करते हुए साउथ पोल पर पहुंचना और फिर रॉस सी तक जाना। कुल दूरी लगभग 2900 किलोमीटर और अगर सब ठीक रहा तो 120 दिन का सफर। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यह प्लान कितनी बुरी तरह फेल हुआ और आगे क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा। 5 नवंबर 1914 को एंडोरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया आइलैंड के वेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। यह इंसानी दुनिया की आखिरी बस्ती थी। वहां मौजूद लोगों ने शेकल्टन से कहा कि वेडल सी की परिस्थितियां बहुत खराब हैं, यह मिशन इस वक्त बहुत रिस्की होगा। मगर शेकल्टन ने अपनी जिद पर अड़कर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ेंगे। 5 दिसंबर से जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्दी ही उनकी सबसे बड़ी परेशानी आई। वेडल सी में बर्फ उम्मीद से भी ज्यादा भारी, घनी और जमी हुई थी। और फिर 18 जनवरी 1915 को यह जहाज पूरी तरह से बर्फ में फंस गया। जहाज को बाहर निकालने के लिए पूरे 3 घंटे इंजन की पूरी ताकत लगाई गई, फिर भी वह 1 इंच भी नहीं हिला। क्रू मेंबर्स ने कुल्हाड़ी से बर्फ काटने की कोशिशें की, लेकिन बेकार। धीरे धीरे उस बर्फ के टुकड़े पर जहाज बहने लगा और वे जिस जमीन से उतरने वाले थे वासल बे से 60 मील दूर पहुंच गया। रास्ता पानी से कटा था, इसलिए जहाज पर फंसे लोग पैदल नहीं जा सकते थे और जहाज भी हिल नहीं सकता था। महीनों तक लगातार वह जहाज बर्फ की चट्टान में फंसा रहा। अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम आने लगा, जिसका मतलब था 24 घंटे अंधेरा और तापमान में भारी गिरावट। शेकल्टन ने आदेश दिया कि सभी को जहाज में ही रहना होगा। बर्फ का दबाव जहाज पर बढ़ने लगा, लकड़ी टूटने लगी, पानी अंदर भरने लगा। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली ने जहाज के चारों ओर दबाव डालती बर्फ की तस्वीरें खींची, जो आज भी हमें उस समय की सच्चाई दिखाती हैं। 30 सितंबर 1915 को जहाज के किनारे दरारें दिखने लगीं। 24 अक्टूबर 1915 की शाम अचानक बर्फ पर जोरदार दबाव पड़ा, जिससे जहाज का स्टर्न पोस्ट टूट गया और पानी अंदर भरने लगा। 3 दिन वे पानी पंप से निकालने में जुटे, लेकिन पानी बढ़ता गया। अंततः 27 अक्टूबर को जहाज डूब गया। शेकल्टन ने क्रू को तुरंत जहाज खाली करने का आदेश दिया। उस वक्त एक क्रू मेंबर टॉम मैक्लॉयड ने कहा, मुझे नहीं लगता हम अपने घर वापस जा पाएंगे। जहाज 9 महीने से फंसा हुआ था और अब वह पूरी तरह डूब चुका था। उनके पास रेडियो या कोई संपर्क का जरिया नहीं था। वे अंटार्कटिका के बीच एक बर्फ के टुकड़े पर फंसे थे, जो खुद धीरे धीरे पानी में बह रहा था। उनके पास 3 छोटी बोट्स, लगभग 1 महीने का राशन और बहुत सीमित सामान था। जगह भी इतनी नहीं थी कि सब आराम से सो सकें। ठंड से बचने के लिए कई लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर सोते थे। बाहर से कोई मदद मिलने के आसार लगभग नहीं थे। शेकल्टन ने अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर भरोसा किया। सबसे नजदीक की जमीन पॉलेट आइलैंड थी, 550 किलोमीटर दूर, जहां 1903 में स्वीडिश एक्सपीडिशन ने रेस्क्यू गियर छोड़ा था, जिसे शेकल्टन ने स्वयं खरीदा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस तरफ बढ़ा जाए। सबके लिए जरूरी सामान सिर्फ 2 पाउंड रखा गया, कोई भी पर्सनल आइटम भारी माना गया। शेकल्टन ने अपने कुछ कीमती सोने के सिक्के और बाइबल भी वहीं छोड़ दी। खाने की कमी के कारण पॉपुलेशन के पिल्लों को मारना पड़ा। गर्मियों की बर्फ नरम हो गई थी, इसलिए बोट्स भारी होकर खींचना और भी मुश्किल हो गया। 3 घंटे मेहनत के बाद वे केवल 1 मील चल पाए। फिर उस बर्फ के टुकड़े पर कैंप लगाया, जिसे उन्होंने ओशन कैंप नाम दिया। 21 नवंबर 1915 को जहाज के डूबने के बाद सारा ध्यान अब बचे हुए 3 बोट्स और बर्फ के इस टुकड़े पर था। बर्फ फिर से बहने लगी, धीरे धीरे जमीन से दूर। 23 दिसंबर 1915 को ओशन कैंप छोड़ना पड़ा। फिर आगे चलने का फैसला हुआ। कुछ ही आगे बढ़े थे कि सामने पतली बर्फ और पानी आ गया। आगे नहीं बढ़ सके। फिर एक नए बर्फ के टुकड़े पर कैंप लगाया। खाने की कमी और गंभीर हो गई थी। शेकल्टन ने खाने पर सख्ती बढ़ाई। हर दिन एक बिस्कुट, थोड़ा घी वाला दूध, कोकोआ और कुछ मीट पेस्ट। सील और पेंगुइन की शिकार से पेट भरा जाता। वे सच में झूठ बोलकर कहते थे, खाना काफी है,
ताकि क्रू का मनोबल बना रहे। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। 23 मार्च 1916 को कोहरे के बीच जॉइनविल आइलैंड दिखाई दिया। यह पॉलेट आइलैंड से काफी दूर था। वे जानते थे कि इस रास्ते से ड्रेक्स पैसेज नामक बेहद खतरनाक समुद्र पार करना होगा, जहां 12 मीटर की लहरें उठती हैं और हजारों जहाज डूब चुके हैं। खाने से पीड़ित, प्यास से लाचार, वे एक कैन में बर्फ जमाकर शरीर की गर्मी से पिघलाकर पानी पीते थे। जिस 28 मेंबर के छुपकर जहाज में शामिल होने पर शेकल्टन ने कहा था कि भूखे मरेंगे तो वह सबसे पहले मरेंगे, उसकी हालत खराब हो गई थी। वे 497 दिन बाद आखिरकार 15 अप्रैल 1916 को तीसरी बर्फीली चट्टान एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचे। यहां कोई बस्ती नहीं थी, कोई रेस्क्यू नहीं। 22 लोग वहीं रुके, जबकि शेकल्टन 5 साथियों के साथ मदद लेने साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। 24 अप्रैल 1916 से शुरू हुआ वो सफर दुर्लभतम, अनिश्चित और भयावह था। छोटी नाव जेम्स केयर्ड में उन्होंने 1300 किलोमीटर का रास्ता सबसे खतरनाक ड्रेक्स पैसेज में पार किया। तेज तूफान, बर्फ के टुकड़े और उथल पुथल भरे समुद्र के बीच 10 मई 1916 को आखिरकार साउथ जॉर्जिया के एक वीरान किनारे पर पैर रखा। लेकिन राहत की सांस लेने का मौका नहीं था। वे उस बस्ती से दूर एक तरफ थे। साउथ जॉर्जिया का आइलैंड पैदल पार करना इतना नामुमकिन था कि आज तक कोई उसे नहीं पार कर पाया था। शेकल्टन, वर्सली और क्रीन ने बिना टेंट, बिना स्लीपिंग बैग, केवल अपनी हिम्मत और जिद से 36 घंटे लगातार 10,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और खतरनाक ग्लेशियरों को पार किया। 20 मई 1916 को वे पहली बार उस वेलिंग स्टेशन पर पहुंचे जहां मौजूद लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। ठीक 2 साल पहले यही शेकल्टन कुछ और लोगों के साथ अंटार्कटिका के लिए निकले थे और लापता हो गए थे। शेकल्टन ने बचे हुए क्रू के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 3 बार बर्फ में फंस गए। आखिरकार चिली सरकार के जो येल्चो जहाज ने 30 अगस्त 1916 को बचे हुए 22 लोगों को जीवित बचाया। 28 में से सभी सुरक्षित घर लौटे। एक चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नेतृत्व, टीम वर्क और उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं। 106 साल बाद 2022 में शोधकर्ताओं ने वेडेल सी के 10,000 फीट नीचे एंडोरेंस जहाज के मलबे को खोज निकाला। लकड़ी संरक्षित हालातों में अब भी जिंदा है, जैसे यह कहानी आज भी हमारे साथ जीवित हो। दोस्तों, यह कहानी केवल एक एक्सपीडिशन की नहीं, बल्कि इंसान के अटूट जज्बे, उम्मीद और दृढ़ संकल्प की है। यह साबित करती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक हों, डटे रहो, जीतेंगे जरूर। शेकल्टन ने अपने मिशन को पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतिहास में एक अमर गाथा लिख दी। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो असंभव को मुमकिन करना चाहता है। याद रखिए, वास्तविक जीत केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हार न मानने में है। शेकल्टन और उनके क्रू की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि बाय एंड्योरेंस वी कॉन्कर, डटे रहो, जीतेंगे जरूर। धन्यवाद।